एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर के आज नेता हैं यहाँ पे और अपने साथी थे जिनकी आज रिटायरमेंट थी। कुलवंत सिंह संब्याल जी हैं, अकाउंट सेक्शन के प्रेसिडेंट हैं, और बाकी साथी हैं। इनके क्या क्या इशू है। और बाबू हुसैन मलिक जी कुछ दिन पहले ही कश्मीर गए थे और वहाँ पे बड़े नेताओं से मुलाकात की। अपने कई इश्यूज़ हैं। जी आप पहले कर लें, साथी हाथ डाल लें जो। और इसमें आपको मैं बता दूं कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर के आज साथी की रिटायरमेंट है और कई ऐसे इश्यूज़ भी हैं जिन पे, क्योंकि पुराने साथी हैं काफ़ी पुराने और कई जो रिटायर भी हो चुके हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और कुछ हम बातें करेंगे कि क्या क्या जो इनके इश्यूज़ हैं, तो उसी पे हम पहले जानेंगे, बात करेंगे सारी। और पहले हम बात करते हैं बाबू हुसैन मलिक जी से कि कश्मीर में गए थे। बाबू हुसैन जी, जब आप कश्मीर में गए तो क्या क्या जो आपने जब मुलाकात वगैरह की, किन किन नेताओं से की और किस तरह सा जो आश्वासन है वो दिया गया? मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ। आप हर वक्त जम्मू कश्मीर का, चाहे वो डिलीवेजर है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, एसपीओज़ है, होम गार्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं और जम्मू कश्मीर का जो परमानेंट मुलाजिम है, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं एक हफ़्ता कश्मीर में ही था। बहुत सारी मीटिंग एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की मैंने लाल मंडी के अंदर मीटिंग की। उसके बाद सैटरडे को मैंने 26 तारीख को कश्मीर डिवीज़न के क्लरिकल कैडर की मैंने मीटिंग की और उससे बहुत सारे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री थे मैं उनको भी मिला, चाहे वो डिप्टी सीएम है, जावेद रैना कैबिनेट मंत्री है, जावेद डार है, सकीना यत्तू है, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर नासिर असलम वानी है, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला से भी हम मिले और हमने उनको मुबारक दे दी कि आपकी सरकार बनी है और हमारे जो जम्मू कश्मीर के चाहे मुलाज़म हैं, डेली वेजर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनकी उम्मीदें जो हैं आप पर हैं और आप जो ये मसले हैं इन मसलों का सलूशन निकालेंगे ज़रूर, मुझे लगता है। तो ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। अनामली है क्लरिकल कैडर की जो है आई को, उसमें से कैट की जजमेंट हुई है। हम कहते हैं कि उसको भी इन लेटर एंड स्पिरिट उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मेडिकल लॉसेस की बात करते हैं, लद्दाख ने 1000 रुपया दे दिया है 1/4/2020 से, और हम जम्मू कश्मीर की सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि 1000 जो है पेंशनर के हक़ में और एम्प्लॉइज़ को भी दिया जाए। क्लरिकल के इश्यूज़ पे हम बाद में आते हैं। पहले सर आपका क्या इश्यूज़ था, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र के साथ साथ अधिकतर राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के हक़ में 3% महंगाई भत्ते की किस्त को जारी कर दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक यूटी प्रशासन ने इस किस्त को जारी नहीं किया है, जिसके कारण कर्मचारी वर्ग तथा पेंशन भोगी खासे परेशान हैं। मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आने वाले पर्वों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के हक़ में इस वर्ष जुलाई माह से 4% महंगाई भत्ते की किस्त को जारी करके कर्मचारी वर्ग तथा पेंशन भोगियों को राहत पहुंचाएं, ताकि कर्मचारी वर्ग तथा पेंशन भोगी आने वाले दीपावली पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। क्या कारण लगता है आपको कि अगर बाकी जगह पे अमेंडमेंट कर दी गई है, चलाना शुरू कर दिया 3% जो बढ़ाया गया, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों पीछे रखा गया, पेंशन भोगियों को खास? इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, क्योंकि सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों की भावनाओं का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी वर्ग एक ऐसा संस्था है जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार को भी अपना भरपूर सहयोग दे रहा है। इसलिए केंद्र के साथ साथ यूटी प्रशासन का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो कर्मचारियों की भावनाओं का आदर करे और उन कर्मचारियों के हक़ में इस वर्ष जुलाई माह से 3% महंगाई भत्ते की किस्त को जारी करके कर्मचारी वर्ग तथा पेंशन भोगियों को राहत दे। बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से इन्होंने विश्लेषण किया कि 3% और 3% भत्ते की जो खासकर पेंशन भोगी
कितनी इम्पोर्टेंस होगी उनके लिए वो इनको पता है, क्योंकि ये रिटायर्ड हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन जिस तरह बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ अगर सैलरी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी जब एक व्यक्ति किसी संस्था को दे देता है तो उसके बाद जो उसको थोड़ी सी आशा रहती है कि जो उसके रिटायरमेंट के दिन होंगे उसको कम से कम वो जो अपना लालन पालन जो है अच्छी तरह से कर सके। रिटायर्ड सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे रिटायर्ड और रिटायर्ड के बाद कि जो भी क्या क्या सोचते हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को कौन से ऐसे उचित कदम उठाने चाहिए, या सरकारों को जो वो रिटायर्ड लोगों को पेंशन जिस तरह से जो नए लोग हैं उनको भी लागू की जाए? सर ऐसा है कि दिल्ली यूटी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है वो हमारे इधर भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, जबकि वो पूरी तरह मतलब इम्प्लीमेंट इन्होंने नहीं की है। वो 2019 के पहले के जो लोग हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं की है, 2019 के बाद के जो लोग हैं उनको इम्प्लीमेंट की गई है। और हम लोग चाहते हैं जो रिटायर लोग होते हैं वो पूरी तरह डिपेंड होते हैं, पेंशनर होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है वो पूरी तरह हर मुलाजिम वर्ग पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो 2019 के पहले भी रिटायर हुए हैं उन पर भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मतलब पहले वालों को इम्प्लीमेंट है, बाद वालों को इम्प्लीमेंट है, पहले वालों को नहीं है। क्योंकि हाँ, बहुत अच्छा इनका जो कहना है कि हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इशू एक ऐसा इशू है जो लगभग रिटायरमेंट के बाद आज का खान पान ऐसा है और आज की जो आबो हवा हम इन्वायरमेंट कह सकते हैं कि ऐसा है कि मैक्सिमम लोग अगर घर पे बैठते हैं तो वो कम से कम शुगर, बीपी, थायराइड, यूरिया, ये ऐसी बीमारियां हैं कि उनको मैक्सिमम लोगों को लगती है। तो कम से कम उसका जो हेल्थ का जो बेनिफिट है अगर उनको रिटायर्ड लोगों को मिले, उसके साथ साथ और भी लोग हैं अगर उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार बुज़ुर्गों के लिए कुछ अच्छा करे, जो सरकारी है या नहीं है उनके लिए भी अगर किया जाए तो अच्छा, बहुत ही अच्छा जो एक मैसेज जाएगा पब्लिक के लिए। बाबू सैन जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से काफ़ी लोगों को जो उम्मीद होती है कि खासकर, क्योंकि मैं डेली विज़र्स की बात करूंगा, डेली विज़र्स का भी अगर कोई अच्छा सा कदम उठाया जाए, क्योंकि डेली विज़र जब रिटायर होता है तो वो खाली हाथ जाता है, बहुत दुख होता है रिटायरमेंट के बाद। देखिए, मैं फ़ारूक साहब से भी मिला था, उनसे भी मैंने ये डिस्कस की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर जो पिछले 20 और 25 साल जिनको हो चुके हैं, लेकिन वो 50-50, 55, कोई किस, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 60 साल पूरा करने के बाद जैसे आए थे वैसे ही चले गए, बिल्कुल कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई। उन्होंने मुझे कहा कि हम इसको करेंगे, जो डेली वेजरों का जो मुद्दा है ये सेटल करेंगे। इसके साथ ओल्ड पेंशन जो है, हमने ये भी बात की कि ओल्ड पेंशन को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि अगर एमएलए, एमपी, मंत्री जो बनते हैं उनको 3 बार अगर वो जीतते हैं तो 3-3 पेंशनें उनको लगती हैं। हमारा 2004 में सेंटर ने पेंशन ख़त्म कर दी, जम्मू कश्मीर की सरकार ने जनवरी 2010 से यहाँ के लोगों की पेंशन ख़त्म कर दी। एक मुलाज़म अगर 30-35 साल करने के बाद उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर क्या फ़ायदा है उसको नौकरी करने का, क्योंकि बुढ़ापे में ही सबसे बड़ा सहारा होता है कि जब बंदा रिटायर होता है उसकी पेंशन जो है उसके काम आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे नामली है, आंगनवाड़ी वर्कर का मसला है, आशा वर्कर का है, एसपीओज है, होम गार्ड्स हैं, ये जितने आप काफ़ी लोग जो श्रीनगर गए थे उसमें काफ़ी जो प्रधान थे, कहीं जो चाहे होम गार्ड्स कितने मतलब कश्मीर में भी आपको मिले, तो जिन लोगों के साथ भी मुलाकात की, चाहे कैबिनेट मंत्री हो या सरकार में बैठे हों या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो क्या कहना है कि क्या क्या इश्यूज़ वो, क्योंकि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनी थी तो उनके मैनिफेस्टो में पहले ही बताया गया था कि कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता को ज़रूरत है कि वो लागू किए जाएँ। देखिए, मैनिफेस्टो में तो उन्होंने रखे हैं, लेकिन हम आप देखते हैं ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो ओल्ड पेंशन रिस्टोर है उस पर सरकार ये काम कर रही है। हम ये कहते हैं कि ओल्ड पेंशन को रिस्टोर किया जाए, और डेली वेजरों का जो मुद्दा है, डेली वेजरों कितनी तेज़ी से चल रहा है, क्या कोई फ़ाइल वगैरह बनी है इनकी, ऑल डिपार्टमेंट की बात करें? देखिए, अभी फ़ाइल नहीं बनी, अभी तो सरकार वजूद में आई है, हम देखते हैं, लेकिन इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, क्योंकि बहुत सारे पहले भी जब इधर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने भी कहा था कि इनकी हमें इन्फॉर्मेशन दे दो, हर डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन गई, हालांकि यहाँ से इन्फॉर्मेशन होम मिनिस्टर के पास भी गई, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं उनका बना।
हम ये कहना चाहते हैं जब ये सरकार करेगी तो हम इनका वेलकम करेंगे। ये जितने मुद्दे भी ये जेन्युइन और जस्टिफाई मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ मसले जो हैं वो ज़रूर हल होंगे, चाहे डेली वेजरों का है, ओल्ड पेंशन का है, मेडिकल लॉसेस की हमारी फाइल चल रही है, HRA 2% जो है उसका भी चल रहा है, फाइल उसकी अंडर प्रोसेस है। इसी तरह ये जो क्लरिकल की पे नामली है ये भी अंडर प्रोसेस है, क्योंकि ये कैट से डिसीजन भी आया है। मैंने 26 तारीख को कश्मीर प्रोविंस के क्लर्कों की एक मीटिंग की है, अच्छी मीटिंग हुई है, और उसमें भी हमारा यही ज़ोर है कि जो कैट से डिसीजन आया है इसको सरकार जो है इम्प्लीमेंट करे, ताकि क्लरिकल कैडर का के साथ जो बाहर वाला क्लर्क है सेक्रेटरीट को छोड़ के इसके साथ सोतीली मां जैसा सलूक हो रहा है। क्योंकि सेक्रेटरीट के अंदर जो जूनियर असिस्टेंट पॉइंट होता है, डिप्टी सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर होता है, लेकिन बाहर का जो जूनियर असिस्टेंट है या तो सीनियर असिस्टेंट बनेगा या 10% उसके हेड असिस्टेंट पर ये उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। इट इज़ ग्रेट इनजस्टिस फॉर दीज पीपल्स। मैं कहता हूँ ये जो मसला है ये सरकार को हल करना चाहिए। तो ये मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी 6 बार मिला हूँ, मैंने ये भी उनको भी कहा है कि एक तो क्लरिकल कैडर जो है इसका सिंगल डिपार्टमेंट, जिस तरह GAD के अंदर बना हुआ है इसका एक सिंगल डिपार्टमेंट बना जाए, जैसे GAD में बना है ऐसा ये भी बनना चाहिए। और इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्रिएशन होनी चाहिए। एक बंदा जिस पर पोस्ट पर बैठा हो उसी पोस्ट पर रिटायर हो जाए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में हमने देखा जूनियर असिस्टेंट बना, जूनियर असिस्टेंट ही रिटायर हो गया। कितनी नाइंसाफ़ी, यानी एक ही स्टेट में एक ही रहते हुए भी उसके साथ भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी। ऐसा क्यों है कि आपको लगता है कि हो सकता है कि अब सरकार बनी है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से, UT एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से या केंद्र में बैठे उनके साथ बातचीत करे कि जैसे लेह में या अन्य राज्यों में कई ऐसी पॉलिसी हैं, जिस तरह से इन्होंने भी, सर ने भी कहा, आपने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो रही, बाकी जगह लागू, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात है LG एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ था, हम बहुत बार एडवाइज़र साहब को भी मिले और बाकी ऑफिसरों को भी मिले, कमिश्नरों को भी मिले, लेकिन मुझे लगता है जो रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम देते हैं वो रद्दी की टोकरी में गया है, आउटपुट उसकी कोई नहीं निकली। और सबसे बड़ी बात है यहाँ जो पहले चीफ सेक्रेटरी साहब भी रहे हैं, मुलाजमों को कितना हरासमेंट किया। उसके बाद जब अटल डुल्लू साहब यहाँ जम्मू कश्मीर में आए, मैं 6 बार मिला, और हर जो भी जाता है उसको मिलते हैं, काम भी होता है, ऐसी में नहीं कहते कि काम नहीं होता। SRO 43 के तहत कितना केस था, 6-7 हज़ार केस था, लेकिन 5-6 हज़ार हो गए हैं। मुझे लगता है 1000, पिछली दफ़ा जब मैं श्रीनगर में था तब भी मैं मिला था, उन्होंने कहा था जो केस रह भी गए हैं ये भी हम इसका भी ऑर्डर इशू करें। GP फंड वगैरह और भी कोई GP फंड था, GP फंड की जो जिस तरह मुलाजम एक रिटायरमेंट होता है उसका GP फंड होता है, कम्यूटेड होती है, ग्रेजुएटी होती है, लीव सैलरी होती है, 8 महीने लग जाते हैं उसमें। तो हमने डिस्कशन किया, उसके बाद 15 अगस्त तक जो है GP फंड लोगों का क्लियर हो गया है। और हमने ये भी कहा हुआ है मुलाजम का अपना पैसा है वो कहाँ गया। अगर एक मुलाजम है अप्लाई करता है अपने पैसे के लिए, उसकी मिसेस बीमार होती है, उसका बेटा बीमार होता है, वो कहीं चंडीगढ़ में उसको ले जाते हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं, और जब तक 8 महीने के बाद मिलेगा तब तक वो उसकी तो वो इस दुनिया में रखा नहीं और कहीं मर भी गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि या किसी की बेटी की शादी या बेटे की शादी है, जब उसका अपना पैसा है उसको टाइम पर नहीं मिलेगा तो वो वजह कैसा लगता है कि आपको सरकार बनी तो ज़रूर जो आपके जो जितने भी इशू हैं उस पर थोड़ी सी राहत मिलेगी? नहीं, मुझे लगता है आप जो सरकार बनेगी ये ज़रूर ऐसे अच्छे काम करेगी, अच्छे काम करेगी तो ये आगे चलेगी। अगर नहीं करेगी तो कुर्सी, इक़्तिदार की कुर्सी पर इंसान बैठा, ऊपर वाला उसको बैठाता है कि जस्टिस और इनजस्टिस आपको नहीं देखना। जब उस पर नहीं देखेंगे तो वो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा सवाल आता है कि नाम निशान ही मिट जाता है। हम ये कहना चाहते हैं ये सरकार जो आई है इमीडिएटली जितने भी इशू हैं इसको रिजॉल्व किया जाए। जी, शुक्रिया बाबू सैन जी और पूरी टीम है जो सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक पुराने नेता हैं और बड़ी अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं, जिस तरह से इन्होंने किया, शुद्ध स्पष्ट भाषा का। बात ऐसी है कि हम जो महसूस करते हैं कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दरमियान एक कंट्राडिक्शन है। उस कंट्राडिक्शन के सबूत मिलते हैं कि लोगों के मसले हल नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम मौजूदा सरकार से हम ये अपील करते हैं एक कमीशन मुकर्रर किया जाए जो डिपार्टमेंट में मुलाजिमों के मसले सेटल करे, क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ मसले जो हैं, डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ जो हैं वो एंटी एम्प्लॉइज़ हैं और लोगों के मुलाजिमों के मसले हल करने में पता नहीं क्यों क्या इंटरेस्ट है, क्यों नहीं करते हैं। जहाँ पर PHE के मुलाजिमों ने अपने कपड़े भी उतारे, नहरों में छलांगें भी लगाई, धरने, जलसे, जुलूस, मजारे, हड़तालें, भूख हड़तालें सब की, लेकिन सरकार टस की मस नहीं हुई। ये हम सरकार से जानना चाहते हैं, अगर ऐसा माहौल रहा
तो हम कर्मचारी मुलाजिम लोग वोट डाल के सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार फिर दोबारा गिराना भी जानते हैं। ये बात हम कह देना चाहते हैं लानिया सरकार को कि खबरदार ये हमारे मसलों के साथ, हमारे मुलाजिमों के साथ इस तरह के हालात पैदा करें। इनके मसाइल जो हैं वो हल करने चाहिए जी, जितनी जल्दी हो सके, ताकि मुलाजिम सफ़र ना करे। जी हाँ, जिस तरह से डेली विजर्स की इन्होंने बात की कि क्योंकि ये रहे परमानेंट एम्प्लॉयज़, और मैं डेली विजर्स की बात करना चाहता हूँ कि अगर जब डेली विजर रिटायर होता है तो उसके चेहरे पे दुख होता है, उसके चेहरे पे निराशा होती है, उसकी फैमिली दुखी होती है, क्योंकि लगभग चलो महीने का 8-9 या 10,000 तो आता था, लेकिन जब वो रिटायर होता है तो कितना दुख होता होगा वो सभी को पता है कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कि जो छोटा मोटा खर्चा था वो भी नहीं चलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारों को देखना चाहिए। बाबू हुसैन मलिक जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर के नेता हैं, और ये सभी कई नेता जो कश्मीर में जाके वहाँ के पॉलिटिकल व जो नॉन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मुलाकात की, अथॉरिटी में बैठे हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए ऑफिसरान के साथ बात की, और पूरी जो डिस्कस की कि जितने भी इश्यूज़ हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि आज इनके रिटायरमेंट साथी, क्योंकि पुराने लोग आज नेता हैं जो काफ़ी सालों से रिटायर भी हुए हैं, उन्होंने अपनी बात को पूरा आगे रखा और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों को बताया कि किस तरह से जो काम है वो करने चाहिए, जनता के हित में करने चाहिए। क्योंकि एक नेता जब शुरुआत होता है, जब वो ओथ लेता है, तो उसके बाद वो लाखों की सैलरी लेना शुरू कर देता है। एक गाड़ी, उसकी पूरी नई गाड़ी गैराज डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाती है आगे, क्योंकि अभी जो सरकार बनी है उसमें 85 गाड़ियाँ स्कॉर्पियोज़ जो नई आई हैं। तो वही एक दुख होता है कि एक तरफ डेली विज़र है जो अपने हक़ों के लिए कब से लड़ रहा है। तो मैं ये उन डेली विज़र्स नेताओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी जो सरकारें बनती हैं उनके पास जाएं, अपने इश्यूज़ के लिए लड़ें। अपने इश्यूज़ हैं आपके, आप बात करें, अथॉरिटी में बैठे हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लगातार आवाबाना जो अपनी बात है वो आगे रखते रहें, ऑफिसरान के आगे, मंत्रियों के आगे। क्योंकि सरकारें या जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो जनता के लिए होती हैं। गरीब जनता ही अगर चलाती है तो गरीब जनता के ही जो वेल विशेस होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों में बैठे हुए। क्योंकि बड़ा दुख होता है जब ये लोग, गरीब लोग, 9-10 हज़ार के लिए आज की महंगाई के ज़माने में, जब, क्योंकि मैं हमेशा गरीब इंसान की ही बात करूंगा कि जब उसके घर परिवार, जैसे दिवाली है तो कई बार कहीं डेली विज़रों को सैलरी नहीं जाती है, इतना मुश्किल हालात होते हैं, इतने मुश्किल समय होता है उनके लिए निकालना होगा। जिसके घर में पैसा नहीं होगा उसके बच्चों को क्या पता है कि मेरे पापा को सैलरी मिली नहीं मिली, या मेरे जो दादा या जो भी रिलेटिव होंगे, या बहन होगी, माँ होगी, उनको सैलरी नहीं मिली, वो डेली विज़र लगे हैं, वो कैसे लगे हैं, सरकारी खाते में हैं लेकिन सरकारी बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले जल्द से जल्द इनके मसले मसाइल हैं वो हल किए जाएँ, ताकि जो कम से कम गरीब लोग हैं या जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनके भी कई ऐसे इशू हैं कि बाकी राज्यों में, यूटीज़ में लागू किए गए हैं लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं किए गए हैं। उमर साहब की तरफ से भी कहा गया था कि जिस तरह से सरकार बनेगी इनका भी कहना, और हमने भी देखा कि वो जो कि डॉक्यूमेंटेशंस कर रहे हैं, और हो सकता है कि जल्द ही कई अच्छे काम है वो सामने भी लाएँ। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ताकि जो भी आपकी राय होगी, हमारी कोशिश रहेगी कि हायर अथॉरिटी तक, सरकारों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सरकारों तक आवाज़ पहुंचनी, कई बार हायर अथॉरिटी में बैठे जो ऑफिसर होते हैं प्रॉपर तरीके से उन तक आवाज़ नहीं पहुंचती, जिससे जो जनता को, जो गरीब जनता होती है, चाहे वो सरकार डेली विज़र हो या परमानेंट हो, उनको नुकसान झेलना पड़ता है। शुक्रिया।